Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatishe-Dilam by Samreen Shah. Episode 5. उफ अल्लाह। मुझशमा सबीना की कमर पर वाटर बैग रखती उसे देखने लगी, जिसकी उफ उफ ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। किसने कहा था मोहतरमा अपने आप को खान बनाने को? देख लिया ना अंजाम। कजान सकोरा ऐसे नहीं वो मशहूर। सबीना ने अपने सर पर हाथ रखा, बाजुओं में भी आग लग रही थी। उफ, इतना दर्द उसने सोचा नहीं था। कजान सकोरा उससे अच्छा बाइक ठीक करवा लेता। इतनी मिन्नतें करवाने का क्या फायदा हुआ? पूरा एक घंटा उस बॉक्स को पकड़कर उसके पास आई और वो वहां मौजूद नहीं था। सालिम, मैं तो उस पर तरस खाया करती थी और उसने। हाय अल्लाह, मत छो प्लीज, जेल ले आओ, मेरे बाजुओं पर लगा दो प्लीज। उसने आंखें जोर से मिचते हुए तकलीफ से कहा। ख्वामखा उसकी बातों में आ गए। न जाने उसने यहाँ घर में माइक्रोफोन लगाया होगा, जब ही तुमसे ये सब कहा। वो हौले से वाटर बैग उसकी कमर से दबाती बोली। क्या कहा उसने? क्या बोले जा रही हो? मैंने उसकी बातें सुनी। वो झूठ बोल रहा था कि खाना कैंसिल हो गया है और वो सैफ भाई से कहीं मिलना चाहता है। मैंने भी कहा ऐसी की तैसी मैं होने नहीं दूंगी, और तुम बोल रही हो वो खामखा उसकी बातों में आ गई। अरे पागल लड़की, बिल्कुल ठीक कह रहा था। खाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। मैं खाना बना रही थी तो मम्मी का फोन आ गया कि वो फौतगी वाले घर जा रही हैं। आदर जान की फूफी जैसी थी, उन्होंने कहा कि सैफ से माजरत कर लेना, वो रात को उन्हीं के साथ आएंगी। हम दोनों इंतजार मत करें और टाइम पे सो जाएं। सबीना दर्द से कराती उसकी बातें सुन रही थी। एकदम चौंकी और तेजी से दर्द की परवाह किए बगैर उठी। क्या कहा तुमने? खाना कैंसिल हो गया और तुमने बताया ही नहीं? इतनी मेहनत, उस सब डेयर पूरा करना, कजान से बहस करना जाया गया। हाँ तो तुम्हें फोन किया था कितनी बार, मगर तुम्हारा फोन बन जा रहा था। मैंने कहा उधर ही कजान ने बता दिया होगा। उसके बाद सैफ से बात करने लगी। उससे याद आया कि मुझशमा की मिस कॉल्स आई थी और उसने कजान से लेने के बाद काफी मिस कॉल्स की थी, मगर मुझशमा का नंबर काफी देर से बिजी जा रहा था। यानी कि कजान ये सब जानता था। कुछ घंटे पहले जब कजान सबीना का फोन लेने अपने ऑफिस में मौजूद था, कजान उसका फोन पकड़े दरवाजे की तरफ शरारत भरी मुस्कुराहट से तकता अपनी कुर्सी पर बैठा। तौबा, बिल्कुल भोली है। पता नहीं वो चुड़ैल इसे किन चक्रों में लगा रही है। फोन तो देखो, कवर पर फूल और वॉलपेपर भी फूलों का। इस लड़की को भी ना फूलों के अलावा कुछ सोचता नहीं है। खाना भी उसे फूलों वाला देना चाहिए। जरूर इस बारे में कुछ करना होगा। सकोरा, बहरहाल ये मोहतरमा क्या करती हैं आप? फोन को 2 उंगलियों पे घुमाते हुए वह दरवाजे पे दस्तक नजर गाड़े चुप था, जहां सबीना हर 2 मिनट बाद आ जाती दस्तक देने कि उससे काम नहीं हो रहा, और वो उसे हमेशा की तरह अपना सकोरा अंदाज में जवाब दे रहा था। उसके बाद उसका फोन बजने लगा तो कजान ने उसके रिंगटोन को फौरन बंद किया। देखा तो किसी और का नहीं, उसकी सरदार मुझशमा का था। उसने फोन बजने दिया। उसके बाद अचानक कजान को याद आया, ये जरूर खाना कैंसिल होने का प्रोग्राम बताएगी। उसने फोन ही बंद कर दिया। फिर कुछ सोचते हुए उसने सैफ को कॉल की। हाँ सैफ, मुझे याद आया, मुझशमा को ना कल बड़ा गिला करता हुआ सुना था। वो बेचारी तुमसे बातें करना चाह रही थी और तुम उसे वक्त ही नहीं देते। ये बहनों वगैरह से निकलो तो उस पर तवज्जो तो दो। अरे यार, शर्मीली होती हैं ऐसी लड़कियां, खुद से थोड़ी कहेगी तुम्हें। मैंने भी उसे रॉकी मतलब उसकी कजन से बातें करते हुए सुना। ये बात तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। शादी कर रहे हो तो अच्छी तरह से इस रिश्ते को निभाओ ना, एक दूसरे को जानो। हाँ, कजान ही बात कर रहा हूँ। कुछ देर बाद उसे कॉल करना, और हाँ, कॉल घंटे की होनी चाहिए। खुश हो जाएगी और मेरा सर भी पुरसकून रहेगा। मेरा नाम कहीं से नहीं आए, ओके। उसके बाद उसे सबीना का फोन बंद करके दराज में रख दिया और अपने काम पर लग गया। ये सब क्या है कजान? उसने मेरा फोन ले लिया था और बंद कर दिया था। तुम आगे से कॉल करती रही होगी, फिर बाद में सैफ भाई की कॉल आ गई और वो भी अचानक। कितने घंटे बात की तुमने? एकदम से उसे गुस्सा आया। इतनी फजूल की मेहनत करवाता रहा बिना किसी जवाब के। सबीना को पहली बार उसके हाथों बेवकूफ बना तपा रहा था। अब समझ में आई कि अदा जान, मुझशमा और चाची क्यों चिढ़ते हैं उससे। हाँ, आज सैफ कुछ ज्यादा ही बातें कर रहे थे। मैं भी कहूँ, उनमें क्या हुआ है? हर वक्त तो कहीं ना कहीं मसरूफ होते हैं। आज फ्री ही लगे क्योंकि 1 घंटा 20 मिनट तक बातें की हमने।
सबीना ने तकलीफ से वाटर बैग उठाकर अपने बाजुओं पे रखा और गुस्सीली मुस्कुराहट देते हुए बोली, कज़ान, जरूर उसने सैफ भाई को फोन किया होगा और सैफ भाई ने उसकी हुक्म की तकमील की होगी। 1 घंटा वो तो तुमसे 20 मिनट भी बात ना करे। अब मुशम्मा ने उसे गोरा और धमोका उसकी कमर पे मारा। सबीना हल्की सी चीख निकली, क्या मतलब 20 मिनट बात ना करें? ऐरी गहरी हूं क्या मैं उनकी जो जरा भी बात ना करें? और कैफ भला ऐसा क्यों करेगा? वो तो चाहता ही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को देखें भी। बात करना तो दूर की बात है। शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारे लिए इतना रिस्क लिया, इतनी मिन्नतें की उनकी, इतना काम किया। अगर बस में होता तो वो बाइक तक ठीक कर देती और तुम यहाँ मुझे मार रही हो। मेरी हालत पर रहम नहीं आता तुम्हें? वो गम और गुस्से की कैफियत में कुछ ज्यादा ही जज्बाती लग रही थी। तकिए पर सरक के वो कज़ान को सबक सिखाने का सोचने लगी। सबो, ये तुम ही हो ना? जबान तो देखो इस लड़की की, मुंह से जरा सा लफ्ज नहीं निकला जाता था और अब देखो। कैफ सही कहता है, बड़ी जबान तेज हो गई है तुम्हारी। मैं इस वक्त आराम करना चाहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उस कमर और बाजू के दर्द के साथ उसे पेट में दर्द उठने लगा। दूसरा तकिया उठाकर वो उसे भींचे। वो आंखें बंद कर चुकी थी। तुम्हें पेन किलर्स देती हूँ, गर्म दूध के साथ पी लेना। मेरी प्यारी बहन ने इतनी मेहनत की, तुम्हारी हिम्मत है जो उसके मुंह लगती हो। चलो, तुम्हारी वजह से सैफ से बात करने का तो मौका मिला, खुश रहो। वो उस पर कंबल दुरुस्त करती चली गई। तकलीफ के एहसास पर उसकी आंखें खुली। उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, दिल भी अजीब हो रहा था। देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। शाम ढलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। वो क्या सिर्फ 1 घंटा ही सो पाई? वो बिस्तर से उठी और कुछ एहसास होते ही उसने गहरा सांस लिया। उसकी तबीयत खराबी के दिन आ गए। अपनी चीजें उठाकर वो सीधा वॉशरूम जाने लगी तो उसे घर में खामोशी महसूस हुई। एकदम उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो उसने खुद को संभाला। उसके हाथों में मौजूद शॉपर्स भी गिर गए। अम्मी, दर्द तकलीफ के पलों में अम्मी याद आई तो एकदम एहसास हुआ कि अम्मी तो है ही नहीं। ये सोचते हुए उसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गई। अम्मी, वो फिर उन्हें पुकारने लगी। अब उसकी आवाज जरा ऊंची और भराई हुई थी। दर्द इतना था कि पांव तक ठंडे हो गए और टांगे कांपने लगी। बड़ी मुश्किलों से वॉशरूम पहुंची और आधे घंटे बाद बाहर आई तो उसका चेहरा पूरा का पूरा पीला हो चुका था। वो सदियों की बीमार लगने लगी। इतनी किसी लड़की की हालत बिगड़ती नहीं होगी जितना सबरीना की बिगड़ती थी। अम्मी के जाने के बाद खाला थी जो उसका फिर ख्याल करती थी, मगर वो आज मौजूद नहीं थी। मुझशम्मा, उसने मुझशम्मा को पुकारा। रैकिंग को थामे वो चलते हुए नीचे आई। सीने में बढ़ती जलन से तो उसकी मजीद हालत खराब हो रही थी। मम्मी को याद आने लगी कैसे जल्दी जल्दी उसके सर्दी लगने पर उस पर कंबल उड़ा करती थी। घर का टेम्परेचर ऊपर करके जल्दी जल्दी से उसके लिए फल काट कर जबरदस्ती उसे खिलाती थी ताकि उसमें जान आए। गर्मा गर्म हल्दी का दूध उसे प्यार से पिलाकर उसे दवाई के साथ उसकी फेवरेट चॉकलेट सामने रखकर नेटफ्लिक्स लगाकर उसका दिल बहलाती। अपने काम से भी छुट्टी कर लिया करती थी। वो सबीना के लिए हर चीज को भुलाकर उस पर तवज्जो देती थी। उसकी अम्मी कहाँ चली गई थी? मामा, आप कहाँ चली गई? मामा, मैं तो अभी बड़ी भी नहीं हुई और आप चली गई। आंसू बहे जा रहे थे। तकलीफ बढ़ रही थी, इतनी कि एक बार फिर उसके आंसू बहने लगे। वही मुझशम्मा को पुकारती वो सीढ़ियों पर बैठ गई। ऊपर हाथ रखे वो रोने की करीब हो गई थी। मामा, मुझे दर्द हो रहा है और आप नहीं है मेरे पास। मामा, आपके अलावा कौन मेरा ख्याल रख सकता है? बीपी लो हो रहा था, जान निकली जा रही थी और कोई नहीं था जो उससे पूछता। मुझशम्मा को इतनी बार पुकारने के बाद उसे पता चल गया वो घर पर नहीं होगी। इससे पहले वही सीढ़ियों पे बेहोश वो उठी और किचन की तरफ पहुंची। गिरती पड़ती वो फ्रिज से जूस और सेब निकालने लगी और सिंक की तरफ आई। हाथ इतने कांप रहे थे कि 2 मिनट में उसके हाथों से चीजें छूट जाएंगी। जैसे तैसे करके उसने जूस ग्लास में डाला और पिया और सेब धोने लगी। एक बार दर्द की लहर दौड़ी कि दिमाग ही घूम गया। सेब सिंक पर गिर गया और वो कहनी सिंक के कोने पर टिकाए सर पर दोनों हाथों को रखकर रोने लगी। मैं लड़की क्यों हूं अम्मी? अगर छोड़कर ही जाना था आपने मुझे तो मुझे लड़का होना चाहिए था। मैं लड़की क्यों? लड़कियां इतनी क्यों सहती हैं?
کیوں لڑکیوں کے نصیب میں زیادہ تکلیف لکھی ہوتی ہے؟ کزان کا بھی کوئی نہیں ہے، پھر بھی وہ خوشباش رہتا ہے، اور میں تو بالکل کمزور ہوں، آپ کے جانے کے بعد بکھر گئی ہوں۔ اگر آپ کو جانا ہی تھا اتنی جلدی تو مجھے بھی ساتھ لے کر جاتی، میں اکیلی تکلیفیں سہ رہی ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ ہر بار اس کا یہی حال تھا، بے بسی اور تکلیف کے مارے وہ بری طرح روتی تھی۔ اسے امی پہ بہت غصہ آتا تھا۔ امی کیوں چلی گئی تھی؟ آخر کیوں؟ وہ ابھی بچی ہی تھی، کیسے خود کو سنبھال سکتی تھی؟ خوب سارا رو کر اس کا دل ذرا ہلکا ہوا، مگر طبیعت ویسی کی ویسی تھی۔ ذرا سا جوس پی کر سیب کے بائٹ لیتے وہ ہمت کرتی اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے گہرا سانس لے کر کہا، صبرینا سنبھالو خود کو، اب تم نے ہی خود کو سنبھالنا ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے، تمہارا خیال رکھنے والا اب اس دنیا میں نہیں ہے، بڑی ہو جاؤ، کون تمہارے آنسو پہنچے گا؟ سیب کھاتی اپنے آنسو صاف کرتی وہ بستر پر نیم دراز ہو گئی۔ سامنے پڑی امی کی تصویر دیکھ کر اسے پھر رونا آنے لگا۔ امی کہاں چلی گئی آپ؟ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے مچھما کو فون کر ڈالا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ یار میرا فون کام نہیں کر رہا تھا تو بھاگتے ہوئے گئی، میری دوست نہیں رمشا، اس کا بھائی اس کام میں ماہر ہے۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ سبرینا سے رہنے گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے سبو؟ مچھما بہت تکلیف میں ہوں، بہت اکیلی ہوں، امی میرا بہت خیال رکھتی تھی، امی نہیں ہے، امی ہر چیز ٹھیک کر لیتی تھی، اب وہ نہیں تو کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، امی مجھے اکیلا کیسے چھوڑ کر ساتھ سکتی ہیں؟ مشمہ سمجھ گئی سبرینا کو کرمس ہو رہے ہیں، اتنی جذباتی وہ کبھی نہ ہوتی۔ سبو تم رو کیوں رہی ہو یار؟ میں آ رہی ہوں نا، بس میں نائلہ کو کال کرتی ہوں، مجھے بتاتی نا تمہیں اسٹمک کریپ ہو رہے ہیں، میں اتنی سویرے۔ سبینا سے تکلیف سے سانس نہیں لی جا رہی تھی، متلی کا احساس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور ٹانگوں کو تو جیسے آگ لگی ہوئی تھی، جبکہ پورا جسم سردی سے کانپ رہا تھا۔ تم جلدی سے کچھ کھاؤ پیو اور پین کلرز لو، میں آتی ہوں، رونا نہیں۔ ماما نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو ہوں نا، رونا نہیں، آنکھیں بند کرو اور لمبی لمبی سانسیں لو، اور تھوڑی دیر کی بات ہے، میں آ رہی ہوں۔ مشمہ اسے جلدی جلدی آنے کی تسلی دیتے ہوئے فون بند کر چکی تھی۔ وہ فون کو دیکھتی رہی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک بار پھر ہمت کرتی اٹھی۔ دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ نیچے دیکھا تو ٹیکسو کا شاپر پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کر دیکھا، سسکی رو کے اس نے دیکھا تو ڈھیر سارے چاکلیٹس کے ساتھ کچھ پین کلرز اور چھوٹا سا ہیٹنگ پیڈ موجود تھا۔ یہ کس نے دیے؟ ایک منٹ، درد میں خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا گھر میں کوئی تھا؟ وہ بھی کسی نے دستک دی تھی؟ بل نکال کر اس نے دیکھا کوئی 20 منٹ پہلے یہ سامان وہاں سے لایا ہے۔ کون لایا تھا؟ اور یہ سب چیزیں تو صاف اس کے لیے لگ رہی تھی۔ درد ایک دم سے بھول گیا۔ بس حیرت سے وہ کبھی نیچے سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگی جہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس کی خوشبو صاف محسوس ہو رہی تھی۔ شاپرس کو پکڑے اپنے آنسو سے بھرے چہرے سے باہر آئی، پھر 1 منٹ ٹھہر گئی، تیزی سے اپنی کھڑکی کی طرف آئی۔ وہ ہارلی کو تیزی سے دائیں جانے موڑے، وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سانسیں تھم گئی تھی۔ تو کیا یہ سب کزان لایا ہے؟ کزان سکورا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کزان کو کیسے خبر؟ کیا کزان گھر تھا؟ کیا کزان نے اس کی باتیں سن لی تھی؟ کیا کزان نے اس کی حالت دیکھ لی تھی؟ لیکن وہ تو گھر پہ نہیں تھا، اسے تو صاف پتہ چل جاتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بار پھر وہ شاپر سے چیزیں نکالنے لگی۔ حیرت کا مقام تھا، 1 روپیہ خرچ نہ کرنے والا کنجوس کزان سکورا اس کے لیے یہ سب لایا ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ممی یہ سب کیا ہے؟ اس نے ماں کی تصویر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا آپ نے میرے لیے فرشتہ بھیجا تھا؟ دل میں مزید محبت کے پھول کھل اٹھے۔ کیا کزان اس کے لیے احساس رکھتا ہے؟ وہ تو سوچتے ہوئے ہنس پڑے۔ میں تو انہیں اتنا ظالم سمجھ رہی تھی، ڈر کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ کزان کی خاموشی اور احترام سے کی گئی حرکت پر سبینہ کا روم روم جھوم اٹھا۔ ایسے بھی کوئی ہوتا ہے اس دنیا میں؟
वो सबीना को गौर से देख रही थी जो ऑमलेट बनाती पता नहीं किस सोच में गुम बार बार मुस्कुराई जा रही थी। जब से वो घबराते हुए घर आई थी ताकि तकलीफ से तड़पती सबीना को वो संभालेगी, मगर वहां तो उल्टा सीन था। वो मजे से बिस्तर पे बैठी चॉकलेट खा रही थी। तकलीफ से जरा सी सिसकी निकली जा रही थी, मगर खुशी ऐसे गालब पड़ी थी कि दर्द पर प्यार आने लगा था। हैरत से उस लड़की को देखने लगी जिसके दर्द से तो जान निकले जा रही थी और उसकी अम्मी उसको संभालते संभालते हलकान हो जाती थी, मगर आज तो बड़ा ही अजीब नजारा था। उसे तो ये बात हजम नहीं हो रही थी। बार बार वो उससे पूछ रही थी कि वो ठीक है ना, तो सबीना बस मुस्कुरा देती। ये मुस्कुरा किस खुशी में रही थी? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? सबीना ने मुड़कर उसे देखा जो काउंटर की कुर्सी पर बैठी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। थोड़ा थोड़ा हो रहा है, मगर इस दफा मैं ठीक हूँ। सबीना ने ऑमलेट प्लेट में डाला। वॉमिटिंग, नोजिया, बीपी सब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। मैंने रात को बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खा ली हैं, साथ में गर्म पानी की बॉटल्स रखी। तुमने रात को टैबलेट भी तो दी थी, तो उससे काफी हद तक तबीयत संभल गई। वो बड़े नॉर्मल लहजे में कहती उसे प्लेट पकड़ाने लगी, जो लेकर सर हिलाते हुए बोली, अम्मा रात को देर से आई थी, तुम्हारा पूछ रही थी। जब उन्हें तुम्हारी तबीयत का पता चला तो फौरन आने लगी ताकि तुम्हें हल्दी का दूध दे। तुम्हें तो पता है वो दवाई वगैरह के सख्त खिलाफ है। मैंने कहा तुम पहले तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, फिर एकदम ठीक हो गई। सच सच बताओ, कहीं तुम शर्मिंदगी को हमारे चुप तो नहीं हो और ढेर सारी मेडिसिन खाकर तुम हमारे सामने बन रही हो? ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है सबो, तुम अभी भी बच्ची हो। सबीना मुस्कुराई। मेरी प्यारी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दर्द हो रहा है लेकिन इतना कि काबिल बर्दाश्त है। तुम लोगों को भी तो अपने टाइम पे तकलीफ होती है। शायद मैं बड़ी हो रही हूँ इसलिए बर्दाश्त की हिम्मत पैदा हो रही है। नहीं, कुछ तो बात है, मगर समझ नहीं आ रही। शायद इसलिए कि खाली पेट है। नाश्ता मुकम्मल करती हूँ, फिर इस बारे में पता करती हूँ। मामला कुछ सीधा नहीं लग रहा। सबीना ने अपनी मुस्कुराहट दबाई, फिर टोस्टर में उसने ब्रेड डाली। कुछ ही सेकंड में एक कानों को फाड़ देने वाली चीख सुनाई दी। मुश्तमा के हाथों से तो समझो कांटा ही छूट गया और सबीना के हाथ में मौजूद कॉफी का कप हल्की से झटकों के जद में आया। ये क्या था? सबीना ने मुश्तबा तेजी से दरवाजे की तरफ आई। खोलकर देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। इससे पहले कुछ कहते भीगी हुई नायला के अंदर चुड़ैल नाजिल हुई और उनको किसी फोर्स के तहत साइड पे करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी, फिर तेजी से उससे पकड़ने लगी जो तकरीबन ऊपर पहुंच चुकी थी। मुश्तमा ने उसका बाजू पकड़ा और सबीना ने उसकी कमर और मुंह पर हाथ रखा ताकि उसकी चीख से खाला और खालू ना उठ जाए। उसे तो और दौड़े पड़ गए। वो तो अपना आप छुड़वाने लगी उनसे। मुश्तमा को झटके से जोर से झटका दिया। सबीना बेचारे के हाथ भी काट चुकी थी। सबीना का तो दिमाग घूम गया, मगर वो भी डटी रही। इसको नीचे लेकर चलो, इससे पहले हंगामा हो जाए। मुश्तमा हाँफती हुई बोली और नायले की गर्दन और कमर पकड़ी। अजीब सिचुएशन में दोनों फंस चुकी थी। छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगी मैं उसे। दबी हुए मुंह पर वो जितना जोर लगाकर बोली थी उसकी हिम्मत थी। हाँ मार देना, मगर खुदा का वास्ता है नाला, शोर मत करो वरना हंगामा उठ जाएगा। नाला के अंदर तो जिन घुस गया था। भीगी हुई हुलिये में तो वो और भयानक लग रही थी। सारा मस्कारा चेहरे पे फैला हुआ था, बाल भी मुंह पर चिपके थे। रात के वक्त अगर इस हुलिये में आती तो दोनों की सचमुच चीखें निकल जाती। अभी भी चीखें उसको काबू करने पर निकलने की देर थी। उसको तुम्हारे घर में लेकर चलते हैं, मुश्तमा ने कहते हुए सारी जान लगाकर उसे कजान की कमरे की तरफ से दूर करते हुए सबीना के कमरे की तरफ ले जाने की कोशिश की। सबीना ने भी पूरा जोर लगाया, जैसे तैसे करके वो उस मोचो लिखा को बिस्तर पर फेंकने में कामयाब हो गए। सबीना ने तेजी से दरवाजे को बंद करके लॉक लगाया और मुड़कर देखा, जो एकदम अपने बाल मुंह से हटाती फट पड़ी। तुम लोगों उस कमीने की इंसान की साइड लेकर ठीक नहीं कर रहे। मेरा इंटरव्यू था और उसने, इस ब्लडी बास्टर्ड ने मुझ पर बाहर निकलते ही फौरन पानी गिरा दिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? जरा भी खौफ नहीं है खुदा का? मैं सर्दी से कांप रही हूँ। आज मैं उसकी जान ले लूंगी। तुम सब लोग उसे बख्श दो, मगर मैं नहीं बख्शूंगी। आहिस्ता। फिलहाल जितना तुम्हारा गुस्सा है ना, मुझे नहीं लगता तुम्हारी सर्दी का इसका कुछ ध्यान होगा। बात सुनो, हम उसे सबक सिखाएंगे। अदा जान और अब्बू से मैं उसकी पिटाई लगवाऊंगी, मगर तुम अपनी चोंच बंद रखना। अम्मी अब्बू रात को बहुत देर से सोए हैं, कुछ तो लिहाज करो यार। सबीना दरवाजे के साथ टेक लगाए उसे देखने लगी, जो सीने पे बाजू लपेटे अब सर्दी के एहसास से जरा कांपती अजीब से अंदाज में हंसते हुए बोली, जैसे पहले बड़ा वो उन दोनों के सीधा करने पर ठीक हो गया है।
कजान सा कोरा को जितना सीधा करोगे वो और टेढ़ा होगा और एक दिन किसी दरख्त की तरह कट कर वो हम सब पर गिर जाएगा और फिर सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे बल्कि हम तो मर जाएंगे और यही वो चाहता है। तुम्हें होशियार तो रहना चाहिए था ना। फिर देखो जब जब तुम लोगों के खास दिन आए हैं उन्हीं दिनों में कजान ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। मैं अभी पुलिस वालों को बुलाती हूँ और इस पर हरासमेंट के चार्जेस लगवाऊंगी, फिर देखती हूँ कैसे अंदर होता है। ये क्या बकवास है? तुम होश में तो हो? ये बात मुश्तमा को कहनी चाहिए थी मगर खामोश। सबीना एकदम ये बात सुनकर तड़प उठी। उसके तो तन बदन में आग ही लग गई थी जैसे। इतने बड़े इल्जाम, वो भी उसकी कजन पर। नाला ने एकदम से उसे देखा जिसकी शोलाबार नजर उसे कच्चा चबा जाने को थी। ओ लड़की, तुम्हारा दिमाग वाकई खराब है। कजान सब कुछ कर सकता है मगर किसी को उसने हरास हरगिज नहीं किया। एक शरारत के बदले तुम उस पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती, ये गुनाह है। मुश्तबा भी तेज लहजे में बोली। जो भी हो, कजन उसका भाई था और अपने भाई पे इतना बड़ा इल्जाम वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ओ, तो वो जो कर रहा है वो क्या नेकी है? मुझे नहीं पता। या तो आज के आज वो इस घर से दफा हो जाए या फिर वो लंबी कैद के लिए तैयार है। तुम सब इस कमीने को बर्दाश्त कर सकते हो मगर मैं नहीं। सबीना ने मुठियां भींचते उस लड़की को देखा जो कजान के लिए किस कदर घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी और उसके इरादे सुनकर तो तन बदन में आग ही लग रही थी। दिल तो कर रहा था एक थप्पड़ झाड़ दे। खुद को काबू में रखो सबीना, वो बस जलते दिल के बात से बोल रही है। आहिस्ता बोलो। कहा ना उसको सबक सिखाएंगे मगर इतने बड़े इल्जाम की बात मत करो नायरा। अगर ऐसा वैसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बुरा असर करूंगी। जो भी है जैसा भी है तो मेरा भाई। बदतमीज इंसान जरूर है मगर गिरा हुआ इंसान हरगिज नहीं है, समझी? ओह, तो वो जो अदा जान के सामने अपनी 10 बार गर्लफ्रेंड्स पेश करता है, उन लड़कियों को देखा है तुमने? किसी कॉल गर्ल से कम नहीं लगती वो। और तुम क्या कह रही हो? वो नेक इंसान है। एक दिन तुम या फिर उस लड़की के साथ अदा जान को सबक सिखाने के लिए ऐसा वैसा उसने कुछ कर दिया ना तो फिर पूछूंगी मैं तुमसे। सबीना की तो बर्दाश्त खत्म हो गई इस बात पे। सीधा आगे आए और उसको एक लगाने लगी मगर कजान की सुरीली आवाज पर रुक गई। मुश्तमा भी जो उसकी बकवास पर सख्त सुनाने लगी थी वो भी खिड़की की तरफ आई तो वो उसके पीछे लॉन की तरफ नजर आया जो मजे से स्कीपिंग करता गाने गा रहा था। वो कमीना नीचे है ना, अभी बताती हूँ उसको। नाला ने उसकी आवाज सुनी तो तैश के मारे उठकर जाने लगी। सबरीना ने उसी वक्त उसे धक्का देते हुए बिस्तर पे गिराया। आराम से, अगर तुमने अपना मुंह बंद ना किया तो मैं भी इसी वक्त पुलिस वालों को कॉल कर दूंगी। तुम हमारे घर में तमाशा लगाने के चक्कर में अंदर हो सकती हो और कानून ये नहीं देखेगा कि तुम अपने दादा के घर पर हो। जितने सख्त लहजे में बोली थी शायद ही कभी बोली हो। उसे खुद पर हैरान की हुई। और जो उसने किया वो तुम्हारी नजर में क्या है? नाइला एक एक लफ्ज को चबा चबा कर बोली। बहरहाल वो जो कुछ भी है कम से कम मेरी नजर में गुनाह नहीं है। उसने तुम्हें एक बार भी हाथ नहीं लगाया और ना ही वो इतना बेगैरत है कि वो अपनी बहन या मेरी तरफ बुरे इरादे से कभी पड़ेगा। तुमने शायद उसकी आंखें नहीं देखी। सबीना, ये क्या कर रही हो? इस तरह उसका दिफा के चक्कर में तुम अपना दिल खोल कर दिखा रही हो। अगर उससे फर्क नहीं पड़ता। नायला ने एकदम ठहर कर उसे देखा। मुश्तमा ने ज्यादा उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और बोली, जितनी देर तुमने हमसे लड़कर अपना वक्त बर्बाद कर दिया है ना, इतनी देर में तुम अपना हुलिया दर्ज कर लेती और इंटरव्यू देने चली जाती। अभी भी वक्त है, इसे बर्बाद मत करो। तुम्हें मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अगर इसी तरह बैठी रहोगी ना तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा, जो कि तुम ऐसा हरगिज नहीं चाहोगे। और सबो, तुम इससे बात करने की कोशिश करो। मकसद उसका ध्यान बटाना है। चलो। नायला सबीना को अजीब नजर से देखने के बाद उठी। वो सर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में हुलिया दुरुस्त कर लूं, बाहर निकलूंगी तो फिर कुछ करेगा। जाओ, मैं भी वॉशरूम से हुआ हूं। उसने दरवाजा खोला और तेजी से बाथरूम गई। नायला जाने लगी जब उसने सबीना को देखा। हाँ, देखे हैं मैंने उनकी आंखें और उन आंखों में इंतकाम के सिवा कुछ नहीं है। तुम शायद उसके खूबसूरत नक्श में खोई सही तरह से देख नहीं पाई। खैर, अब ध्यान देना, इससे पहले मुंह के बल गिरो। वो कहते हुए कमरे से निकल गई जबकि सबीना उसकी बात पर साकित हो गई। इंतकाम नहीं, वो अपने गुस्से में हमेशा की तरह बकवास करके गई है। वो अपना सर झटक कर सीधा नीचे गई। देखा तो खालू और खाला अभी तक सोए हुए थे। शुक्र है इतने शोर के बावजूद वो नहीं उठे। वो बाहर आई। उसने देखा कजान मजे से स्कीपिंग करता अपनी दुनिया में गुम था। हाँ, अलबत्ता इतनी ऊंची आवाज में गाता वो किसी को जरूर उठाने के दर पे था। जहां वो ये वर्जिश करता हुआ पाया जा रहा था वो ऐन खाला
اور خالو کی کمرے کی کھڑکی کے سامنے تھا۔ شکر تھا کہ کھڑکی بند تھی، مگر جتنا یہ گلا پھاڑ رہا تھا اس سے تو واقعی انہوں نے جاگ جانا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئے۔ اس نے گرے سویٹ پینٹس کے اوپر کالی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں وہ بے فکری سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ٹھنڈ سے یاد آیا اس نے واقعی اتنا برفیلا پانی نائلہ پر گرا کر ٹھیک نہیں کیا۔ اس نے تو رونا پیٹنا ڈالنا ہی تھا۔ لمبی سویٹر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتے ہوئے بولے، آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ بےتکی سی بات تھی، مگر وہ کزان سے اور کیا کہہ سکتی تھی؟ کم سے کم وہ نائلہ کی طرف داری کرنے سے تو رہی، جو کزان اس کی اتنے بڑے اور برے لفظ استعمال کر رہی تھی۔ کزان نے رک کر اسے دیکھا تو مسکرایا۔ بڑی دیر سے آئی ہو راکی، میں حیران ہوں، اس دائن کی بیٹی کو کیسے روکا؟ نہیں، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھی۔ میں تو بس ایسی باہر آپ کی آواز سنتے ہوئے آئی ہوں۔ اچھا، مطلب اندر کوئی فلم چل رہی تھی؟ حیرت ہے، اتنے اونچے والیوم پہ باقی سب اٹھے نہیں؟ شاید آپ کی طرح باقی سب بھی ڈھیٹ ہو گئے ہیں۔ اتنا شور ان کے لیے روز کا معمول بن چکا ہے۔ وہ ہلکی پھلکی لہجے میں کہتے ہوئے اسے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ نصیحت کرنے آئی ہو یا ڈر رہی ہو کہ تمہیں ڈیر نہ دے دوں جسے تم پورا نہ کر پاؤ؟ کزان ساکورا بھی کبھی نصیحتوں پہ چلا ہے کبھی؟ وہ بھی اب مسکرا رہی تھی۔ کزان نے الجھتے ہوئے اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھا، مگر اس پہ ظاہر کیے بغیر اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ تھینک یو۔ سبینہ ایک لمحے کے لیے لب دبائے اسے دیکھتی رہی، پھر بغیر سوچے سمجھے اس نے کزان کا شکریہ ادا کیا۔ کزان رکا نہیں، بنا تاثر دیے بولا، کس چیز کا؟ ڈیر آسان دینے کا؟ وہ آسان تو خیر نہیں تھا، میری کمر میں بل پڑ گئے تھے۔ وہ اب اسے گھورنے لگی۔ کزان نے کندھے ہلکے سے اچکائے۔ تمہیں انتخاب کرنے کا موقع دیا تھا، بائک ٹھیک کر لیتی۔ آپ کیا پھول اگا سکتے ہیں؟ اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ سبینہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ڈیر دیتی ہوں، آپ مجھے اگر پھول بلکہ ننھا سا پودا بھی اگانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی۔ کزان ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگا اور اپنے ایک آئیبرو اوپر کرتے ہوئے بولا، ڈیر کس خوشی میں؟ بس ایسے ہی، کل میں نے آپ کا ڈیر مکمل کیا تھا، میری باری۔ کزان نے اسکیپنگ رسی پھینکی۔ اتنی دیر سے کرنے کے باوجود نہ اس کے چہرے پر پسینہ آیا تھا اور نہ ہی اس کا سانس پھولا تھا۔ اس کی بلڈ اور مینٹین باڈی سے پتا چل رہا تھا کہ وہ اپنا کتنا خیال رکھتا ہے۔ سینے پر بازو لپیٹے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ایک تو وہ اس کے اتنے قریب کیوں آتا ہے؟ سبینہ ایک قدم پیچھے ہوئی، وہ جھکا۔ اس کی بادامی شیپ میں بھری کالی آنکھیں مزید گہری ہو گئی۔ تو راکی میرے ساتھ گیمز کھیلنا چاہتی ہیں؟ یہ پوچھ رہے ہیں آپ یا بتا رہے ہیں؟ سبینہ نے نظر ادھر ادھر کرتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، تم کیا چاہتی ہو؟ تمہیں؟ وہ دل میں بولی، ہاں میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، مگر اس کا سوال یہ نہیں تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کزان اس کے سوال پر ٹھہر گیا۔ میں کیا چاہتا ہوں؟ راکی مجھ سے کیا جاننا چاہ رہی ہے؟ پتہ نہیں، شاید وہ جو آپ سب چھپانا چاہ رہے ہیں۔ سبینہ بدتمیز، تم کیا بولے جا رہی ہو؟ کزان ساکت ہو گیا، پھر ہنس کر بولا، بتایا تھا نا، انتقام۔ راکی بس سب کا جینا حرام کر دینا چاہتا ہوں، اور کچھ نہیں چاہتا۔ ہاں البتہ اس وقت مجھے کیلے کا شیک اور ٹونا سینڈوچ مل سکتا ہے۔ سبینہ اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، آپ نے نائلہ پہ پانی کیوں پھینکا؟ اب وہ سنجیدگی سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ نائلہ کی باتوں سے وہ ڈر گئی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس نے کوئی گری ہوئی حرکت کی تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی تو کزان کے لیے کچھ کرے گا نہیں، سب تو اس کے جان چھوٹ جانے پر پرسکون ہو جائیں گے۔ وہ آئس بکٹ چیلنج تھا، وہ اس کا فاؤنڈر تھا نا، وہ مر گیا تو اس کو ٹریبیوٹ دینا چاہ رہا تھا، تو یہ خراج تحسین آپ خود پر گرا کر سکتے تھے نا۔ سبینہ کو ہنسی آئی۔ نہیں، وہ بات نہیں ہوتی۔ ویسے بھی نائلہ مجھے ذرا پریشان اور گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی تو میں نے اس کو سٹریس میں نہیں دیکھ سکتا تھا نا، تو پھر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ یہ اتنی برف کہاں سے لے کر آیا؟ میں تو ایک دن شیر بھی لے آیا ہوں۔ تو برف کیا چیز ہے؟ کیا تمہارے مالکن نے نہیں بتایا ہے قصہ؟ سبینہ کا منہ کھل گیا۔ یہ کیا بتا رہا ہے؟ لگتا ہے نہیں بتایا۔ لائن کنگ کی ریلیز ہونے کی خوشی میں لایا تھا، تم دیکھنا چاہتی ہو؟ یا اللہ، اب کیا ہے؟ سبینہ نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھا۔ ساکورا، سبرینا، خالہ کی آواز پہ ایک دم سبینہ ساکت ہو گئی۔ لو آ گئی، ہائیو نہ گونا۔
وہ ایک دم مڑ کر خالہ کو دیکھنے لگی. اس کی بیٹ مس ہوئی. خالہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی. قزان کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی. سبینہ نیچے نگاہ کر کے تیزی سے ان کی طرف آئی. السلام علیکم خالہ. اٹھ گئے آپ؟ وہ بھی اتنی صبح صبح؟ سبینہ نے خوشگوار لہجے میں کہتے ہوئے آگے بڑھ کر خالہ کی گال پر بوسہ دیا. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ہوں. تم باہر اتنی ٹھنڈ میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ خالہ نے بھی اس کی گال پر پیار کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا. میں اصل میں تائی جان. کیا میری خوبرو چہرہ آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ قزان چلتے ہوئے ان کے سامنے آیا. تم ٹھیک ہو گئے؟ ظاہر ہے ہمارے جانے کے بعد تم نے صحیح کارنامے دکھائے ہوں گے. بہرحال سلامت رہو. پیاری تائی جان. اپنے لاڈلے کے گلے نہیں لگیں گی؟ قزان نے آگے بڑھ کر انہیں باہوں میں لیتے ہوئے زور سے بھینچ لیا. اتنا کہ تائی بیچاری کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. پرے ہٹو. یا اللہ میری ہڈیاں. اپنی حد میں رہو لڑکے. اور یہ کیا میں سن رہی ہوں؟ تم نے امی جان کے برتن توڑے اور اس کے ساتھ ابو جی کا ہاتھ زخمی کر دیا. وہ اسے گھورتے ہوئے بولی. توڑے نہیں تائی جان, توڑوانے پہ مجبور کیے گئے ہیں. اور زخمی؟ توبہ میرے گناہگار, یہ کیا سن رہے ہیں؟ کیا گلو سے ہاتھ زخمی بھی ہوتے ہیں؟ یہ بڈھا تو اس بڑھیا سے بھی بڑا ڈرامہ کوئی نکلا. وہ انتہائی سنجیدگی سے اپنی حد پار کر گیا تھا. قزان پھر ایک دم چپ ہو گئی. خالہ کے سامنے وہ قزان سے فرینک نہیں ہو سکتی تھی. کیف واجد, یہ گستاخی میرے گھر میں نہیں چلے گی. آئندہ ابو جی کے لیے تم یہ الفاظ استعمال نہیں کرو گے. چلیں, آپ کہتی ہیں تو بڈھے کو کسی اور نام سے مخاطب کر لیں گے. کوفن ڈیوچر کیسا رہے گا؟ تم کسی دن بری طرح پٹو گے. سبینہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا چندہ؟ خالہ شاید اتنی اسے بحث کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی. حال بتہ اس کی جگہ چچی ہوتی تو صبح سے شام ہو جاتی. انہوں نے نہیں تھکنا تھا. جی خالہ میں ٹھیک ہوں. طبیعت کی ذکر پر ایک دم قزان پہ نظر گئی جو وہاں سے بنا رکی سیٹی پہ کوئی دھن بجاتا چل پڑا. شاید اسے کام پر جانا تھا, ورنہ وہ بھی تنگ کرنے سے باز نہیں آتا. شمع نے بتایا تھا تم رو رہی تھی. تم نے دوائیاں تو کھائی تھی نا؟ وہ اب نرمی سے بولتی اس کا ہاتھ پکڑ کر درباتی پوچھنے لگی. بس بوفن خالہ, وہ بھی اس لیے کیونکہ کمر میں تکلیف تھی. اس سے پہلے خالہ نے اسے ہلکا سا گھورا. کس نے کہا ہے اتنا کام کرنے کو؟ اور اس بدتمیز لڑکی کو توفیق نہیں ہوئی تمہاری مالش کر دیتی. اب کہاں ہے وہ؟ سبینہ مسکرائی. نہیں خالہ, وہ بیچاری تو کہہ رہی تھی, میں نے منع کر دیا. اور کون سے کام خالہ؟ گھر میں رہ رہ کر ویسے ہی بور ہو جاتی ہوں, دل لگا رہتا ہے میرا. اور وہ نائلہ کو چھوڑنے گئی ہے, اسے دیر ہو رہی تھی. ناشتہ تم دونوں اس لیے چھوڑ گئے ہو؟ اچھا بات سنو چندہ, اس لڑکے سے ذرا دور رہا کرو. میں نہیں چاہتی تمہیں پریشان کرے. تمہیں تو پتا ہے نا بدتمیز سا ہے, اور اس سے روکنے والا ویسے بھی موجود نہیں ہے. دوسرا, تمہیں تو الماس کا پتا ہے نا, کچھ بھی فضول بولتی ہے. میں نہیں چاہتی تمہارے بارے میں کوئی الزام لگائے کوئی. سبینہ کو توقع تھی خالہ اس کو سمجھائیں گی ہمیشہ کی طرح. اس نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا, مگر وہ کہنا چاہتی تھی جتنے دن بھی اس گھر میں رہی ہے قزان نے ایک بار بھی اس سے بدتمیزی نہیں کی. جی خالہ, بس اب کام وام میں نہ لگ جانا. تمہارا دھیان بٹانے کے لیے میں کہتی ہوں مچھوں سے کہ تمہارے یہاں کوئی نوکری ڈھونڈ دے, یا پھر کہیں اور, تاکہ تم گھر کم سے کم رہو اور تمہارے سے سامنا نہ ہو. نوکری سے یاد آیا, اس نے جلدی سے کہا. خالہ آپ نے وہ پوری بات نہیں سنی. میں سلیکٹ ہو گئی ہوں گلاکسو کی یونیورسٹی میں. میں پڑھنا چاہتی ہوں. نوکری کی بھی فکر نہ کریں, ساتھ میں وہ بھی کروں گی. اور لیکن بول نہیں سکی کیونکہ خالہ کے چہرے کے تاثرات ہی ایسے ہو گئے. خالہ نے بھی ایک دم اس کے چپ کو محسوس کیا تو مسکراتے ہوئے بولی. یہ تو بہت اچھی بات ہے. زینب کی طرح تم بھی بہت انٹیلیجنٹ ہو. مگر اس مگر پر سبینہ کے اندر خاموشی چھا گئی. اس صوفے پہ بیٹھی تو انہوں نے سبینہ کو بھی اشارہ کیا. سبینہ بھی بیٹھی. تمہیں تو پتا ہے نا اس ملک کی پڑھائی لاکھوں میں نہیں کروڑوں پر مشتمل ہوتی ہے. اور اتنا پڑھ کے کیا کرو گی؟ تم نے بتایا وہ پودوں سے متعلق پڑھائی ہے, تو کیا فائدہ اتنے پیسے لگانے کا؟ اس سے اچھا ڈاکٹر بن جاتی تو سمجھ آتی. بزنس کی پڑھائی بھی کرتی, وہ بھی سمجھ آتی. مگر پودے؟ خالہ پڑھائی تو پڑھائی ہوتی ہے نا, اور بہت ضروری ہے. اور امی نے میرے لیے اکاؤنٹ بنایا ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کور ہو جائے گا. باقی کے اخراجات میں نوکری کرنے پر پورے کر لوں گی. وہ نہ ہوا تو لون بھی لے لوں گی. خالہ اس کی بات پر اداسی سے مسکرائی. چندہ جن پیسوں کی بات کر رہی ہو اس میں صرف تمہاری سیکیورٹی کی حد تک رقم ہوگی, یعنی کہ اس میں تمہاری شادی ہو سکتی ہے یا پھر تمہارا جہیز بن سکتا ہے. مگر پڑھائی, وہ بھی اتنی بڑی یونیورسٹی میں, ناممکن ہے. اور رہی لون کی بات, تو قرضہ کہاں سے واپس کرو گی؟
तुम बिजनेस तो नहीं करने वाली ना? एकदम सबरीना के अंदर सन्नाटे छा गए। अपनी खुशी में तो वो सोच ही नहीं पाई कि इतनी बड़ी रकम वाकई उसके अकाउंट में नहीं है। क्या सोचकर वो सपने देखने लगी थी और खाला से भी ये बात की। शायद वो समझ रही थी खाला उसको भरपूर सपोर्ट करेंगी या फिर फाइनेंशियल एड ले लेगी, मगर वो भी मुमकिन नहीं था। उसकी शादी के खर्चे की जिम्मेदारी खाला की तो नहीं थी। उन्होंने मुश्तमा की शादी भी करवानी थी। उसकी पढ़ाई पे कितना खर्चा होगा? तुम सोच रही होगी कि हमने मुश्तमा को भी पढ़ाया, वो भी बेकार से फील्ड पर इतना खर्चा कर डाला क्योंकि वो हमें बहुत प्यारी है और तुम नहीं हो। ऐसा मत सोचना। उसकी दादी ने हम बड़ों के बजाय छोटों पे जायदाद तकसीम की थी। सबको अपना अपना हिस्सा दिया था। कजान ने उसी पैसे से तो बाइक ली और अपना गैरेज खोला। वैसे ही मुश्तमा ने वही पैसे अपनी पढ़ाई पर लगाए। हमने कहा जरूरत क्या है, अगर उसने कहा उसके पैसे हैं वो जो चाहे करे, और हमारे पास इतना है कि मैं अपनी 2 बेटियों की शादी करवा सकूं। फिक्र मत करो, एक पाई खर्च नहीं करने दूंगी। अपनी अमानत को जो दिल चाहे शादी के बाद खर्च करना। सबीना को तकलीफ हुई। सर नफी में हिलाते हुए बोली, नहीं खाला, ऐसी बात नहीं है। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं बेवकूफ सोच ही नहीं सकी। अम्मी भी होती तो यही बात कहती। वो भी मेरे इस फील्ड से मुतालिक कभी पढ़ने की इजाजत ना देती। इससे अच्छा मैं दुकान ना खोल लूं। आप सही कह रही हैं खाला, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। मैं बच्चों की तरह कोई नौकरी ढूंढ लूंगी। वैसे भी इस मुल्क में नौकरी जरूरी है। जितना पढ़ना था पढ़ लिया। हालांकि ये बात कहते हुए उसका अंदर तकलीफ से तड़प रहा था, मगर ख्वाहिशों का गला हालत के सितम पर घोटना पड़ता है। हर चीज आपके प्लान और मर्जी के मुताबिक नहीं चलती। इसी में कोई बेहतरी होगी। उसने खुद को तसल्ली दी। कजान भी पढ़ा नहीं है तो देखो कैसे अपना काम चला रहा है। उसका भी रोजी रोटी कमाने का वसीला अल्लाह बना देगा। वैसे भी खाला और खालू पर वो बोझ नहीं बनना चाहती। मेरी जान, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां अता करेगा। देखना, मुश्तमा की शादी के बाद फौरन तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढूंगी। खुश रहो मेरी जान। उन्होंने सबीना का माथा चूमा। सबीना का ध्यान रिश्ता ढूंढने की तरफ इतना नहीं गया। वो बस अपने उस टूटे ख्वाब के बारे में सोच रही थी, जिसके लिए रोना चाहती थी, मगर रोने की हिम्मत उसमें जरा भी नहीं थी। उसके दिल ने कहा, रोती क्यों हो? तुम्हारा सबसे बड़ा सपना तो कजान सकोरा है ना? हाँ, कजान। बस उसे कजान मिल जाए तो उसे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं। गाड़ी में उसे अच्छी तरह समझाया है मैंने। उससे मैं तो उसकी जगह होती तो ऐसी बकवास करती, वरना उसे भी पता है कि कजान सब कुछ है, मगर हरासर कभी भी नहीं है। और खामोशी से पैसेंजर सीट पे बैठी ड्राइव करते मुश्तमा को सुन रही थी। मुश्तमा घर जैसी आई थी, खालू तब तक उठ गए थे और अदाजान भी वापस आ गए थे, तो उधर से ही पता चला कि सैफ की अम्मी आना चाह रही हैं डेट फिक्स करने। वो भी चाह रही थी उन्हें इन्हीं दिनों वो निकाह की डेट रख ले। सैफ की बहन का शादी के दिनों में आना मुमकिन नहीं लग रहा था। अपनी कोई वजह होगी। बहरहाल वो तो चाह रही थी कि कम से कम भाई के निकाह का फंक्शन अटेंड कर ले। फिर तो बस हंगामा उठ गया। खाला ने मुझसे सबरीना को कहा कि दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ो और जो लेना है आज के आज ले लो। मुश्तमा के ससुराल वालों का कुछ पता नहीं, इसी हफ्ते तारीख रख दे। ऊपर से चचे अलमास को खबर मिली तो उनका अलग रोना। आज नायला को देखने वाले लोग आ रहे हैं, उनको लड़कियों की जरूरत थी मदद के लिए। अजीब सी सिचुएशन बन गई। छोटे ताया ने कहा कि देखने वालों को कल का टाइम दो, इमरजेंसी का बहाना बना लेना, मगर वो तो हत्ते से ही चढ़ गई। उनकी बेटी का रिश्ता तो पक्का हो गया ना, जबकि इतने अच्छे लोगों को टरखा कर वो अपना इंप्रेशन क्यों खराब करें भला। अजीब कश्मकश में पड़ गए। खाला ने कहा कि वो दोपहर को आ रहे हैं तो ठीक है, वो उनकी मदद करेगी, लेकिन वो ना मानी। उन्हें मुश्तमा और सबीना चाहिए थी। तो अदा जान ने कहा कि लड़कियों का जाना जरूरी नहीं है, कल सारा दिन शॉपिंग कर लें। तो मुश्तमा ने झूठ बोला कि कल तो स्पेन से अहम लोग आ रहे हैं। जुमेरात और जुम्मा गुजर जाएगा, आ गया हफ्ता, और यहाँ तो वैसे भी 6 बजे से पहले ही सब कुछ बंद हो जाता है। वो काम से वापस भी आएगी तो भी इतना वक्त नहीं मिलेगा। फिर अब्बू ने अम्मी के जोर देने पर कहा कि बच्चियां जाएं, वापसी पर खाना का सामान ले आए, साथ में हाट भी बटा देंगी। ज्यादा वक्त लगेगा तो वो खुद ले आएंगे सामान, कौन सी बड़ी बात है। अब इसी फैसले पर वो दोनों सुबह के 9 बजे शॉपिंग मॉल की तरफ जा रही थी। 5 बजे से पहले तो हम बिल्कुल वापस नहीं आएंगे।